हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों रीट एसएसटी की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसका 53वां टेस्ट है और आज के टेस्ट में अपनी बात करेंगे वायुमंडल से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के विषय में। देखेंगे अपने किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में और रीट में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी के विषय में अपनी बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो आपका यूनिट नंबर 6 का टॉपिक है दोस्तों, भूगोल का टॉपिक है। ये जो हमारा रीट का भूगोल का पाठ्यक्रम है उसमें दिया गया है दोस्तों। आज अपने कुल 25 प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। सारे के सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपकी यूनिट नंबर 6, ये हमारी यूनिट नंबर 6 है। पीछे की 5 यूनिट के सारे टेस्ट अपने हो चुके हैं, सिलेबस भी अपना सारा हो चुका है। अगर आप सारे सिलेबस के वीडियो देखना चाहते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसका लिंक जो है आपका प्लेलिस्ट का आई बटन पर आपको मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। सारे सिलेबस के जो लेक्चर हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। साइकोलॉजी के लेक्चर भी मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिएगा, ये स्थल मंडल अपने कर चुके हैं, जल मंडल को भी अपने देख चुके हैं। आज अपने वायुमंडल के जो भी टॉपिक हो सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इनके विषय में अपनी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। यानी ये पूछ रहा है कि हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फिर हाइड्रोजन है। बड़ा आसान सा बड़ा अच्छा प्रश्न है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो गैस है उसका प्रतिशत जो है हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। 78.08% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है दोस्तों। ये सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है। हमें बताना है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली स्थायी गैस कौन सी है। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो ओजोन है, क्या वो नाइट्रोजन है या फिर नियोन है। हमें बतानी है ऐसी गैस का नाम जो वायुमंडल में स्थायी गैस के रूप में जानी जाती है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में रहने वाली एक स्थायी गैस के रूप में जानी जाती है। अब देखिएगा, स्थायी गैस हम किसे कहते हैं, तो जिनका प्रतिशत दिन प्रतिदिन बदलता नहीं है। यानी जिन गैसेस का प्रतिशत जो है वो दिन प्रतिदिन नहीं बदलता है, उन्हें हम स्थायी गैस के रूप में जानते हैं। मुख्यतः देखिएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ साथ ऑर्गन जो है, इन्हें अपने स्थायी गैस के रूप में लेकर के चलते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि वायुमंडल में इन तीनों गैसों को छोड़कर बाकी सारी गैसों का प्रतिशत जो है वो एक तो बहुत ही कम है, न्यून के बराबर ही है, और कुछ ऐसी गैसें भी हैं, इनमें से भी कुछ गैसों की प्रतिशतता है जो परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए इन सभी गैसों को हम अस्थायी गैसों की श्रेणी में रखते हैं। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो पूछ रहा है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। यानी वायुमंडल की जो लेयर्स हैं, जो परतें हैं, उनमें से पहली परत कौन सी आती है, फिर दूसरी कौन सी आती है, तीसरी कौन सी आती है, चौथी कौन सी आती है। इस प्रकार से हमें इनको व्यवस्थित करना है और हमारा सही ऑप्शन निकालना है। यानी जब हम धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो पहले क्षोभ आएगा, समताप आएगा, आयन आएगा या मध्य आएगा, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से व्यवस्थित क्रम आपको बताना है, सही अनुक्रम बताना है। आई होप आपने सभी ऑप्शन अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो चेक कर लीजिएगा अपना आंसर। सही आंसर है हमारा नंबर 3, यानी पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है और फिर आयन मंडल आता है। देखिएगा सबसे पहले कौन सा आया, क्षोभ मंडल आया। सबसे पहले कौन सा आया, क्षोभ मंडल आया। इसे हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं क्योंकि मौसम संबंधी जो सारे परिवर्तन हैं वो इसी में होते हैं। ऊंचाई की बात करें तो लगभग जो इसकी ऊंचाई आती है वो हमारी रह गई परिवर्तन या क्षोभ मंडल की धरातल से 15 किमी तक, धरातल से लेकर के 15 किमी तक हम इसकी ऊंचाई मानते हैं। दूसरे की अगर अपनी बात करें, दूसरा जो मंडल आ गया वो हमारा आ गया समताप मंडल। दूसरा आ गया समताप मंडल। समताप मंडल की बात करें तो ये 15 से 50 किमी तक हम इसकी ऊंचाई मान के चलते हैं। तीसरे मंडल की अगर हम बात करें तो वो कौन सा आ गया हमारा, वो आ गया मध्य मंडल। देखिएगा दोस्तों, ये सारे आपको वीडियो में बताया भी जा चुका है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है
और पिछली वीडियो में भी हमने इसके विषय में बात की थी। ये सारी बातें आपको वीडियो में बताई हुई है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो वीडियो देख करके आप पहले सिलेबस पूरा भी कर सकते हैं। मध्य मंडल की अगर आप बात करें तो मध्य मंडल की जो ऊंचाई रहेगी वो 50 से लेकर के 80 किमी तक। ये एक एवरेज बता रहा हूँ दोस्तों मैं, ये बाकी थोड़ी बहुत किताबों में आपको अलग अलग भी देखने को मिल जाएगी। तो मध्य मंडल के बाद में जो चौथा हमारा आता है वो आता है आयन मंडल। आयन मंडल की बात करें तो 80 से 640 किलोमीटर तक ये रह गया। उसके बाद में जो हमारा आता है वो आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की बात करें तो 640 से ऊपर जो भी रह गया वो सारा का सारा बहिर्मंडल में आता है। तो मैंने पांचों को बता दिया है। इसके बाद में यहाँ चेक कर सकते हैं आप। सबसे पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप है, फिर मध्य है, फिर आयन है और फिर बहिर्मंडल आता है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, अधिकांश मौसम संबंधी जो गतिविधियां हैं जिस वायुमंडल में वायुमंडलीय परत में होती है वह है, कौन सा है? ओजोन मंडल है, आयन है, क्षोभ है या फिर बहिर्मंडल है। बड़ा आसान सा प्रश्न है। हमें बताना है मौसम संबंधी गतिविधियां कौन से मंडल में होती हैं। कौन से में होती हैं दोस्तों? तो सही आंसर है हमारा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही है मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं, जैसे कि बादल, ओला पड़ना, तुषार, कोहरा, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान, विद्युत प्रकाश। ये जो सारी घटनाएं हैं ये कहाँ होती हैं? ये क्षोभ मंडल में होती है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, समताप मंडल में जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है, इस परत में तापमान समान रहता है जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है, यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मार्ग सीमा से बाहर है, या फिर इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4। इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। दोस्तों ऐसी कोई घटनाएं जो क्षोभ मंडल में होती है वो यहाँ पर नहीं होती। समताप मंडल जो है वायुमंडल की दूसरी परत मानी जाती है। ये कहाँ अवस्थित है? तो क्षोभ मंडल और मध्य मंडल, ये हमने पिछले प्रश्न में देखा भी था। क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच में कौन सा मंडल आता है? समताप मंडल हमें देखने को मिलता है। और समताप मंडल कैसा है? शुष्क है, बहुत ही शुष्क है क्योंकि यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा बहुत ही कम है। यहाँ पर देखिएगा जलवाष्प है जो बहुत ही न्यून है, इसलिए इस परत के अंदर न तो बादल आते हैं या कोई अन्य मौसमी जो घटनाएं हैं वो न के बराबर होती हैं, बिल्कुल न के बराबर होती हैं। दोस्तों बहुत ही मामूली सी देखने को मिलती हैं। इसलिए व्यावसायिक जेट विमान जो हैं वो वायुमंडल के विक्षोभ से बचने के लिए समताप मंडल में ही उड़ते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। छठा हमारा प्रश्न है, ओजोन परत अवस्थित है कहाँ है? क्षोभ में है, समताप में है, क्षोभ सीमा में है या फिर प्रकाश मंडल में है। हमें बताना है ओजोन परत कहाँ अवस्थित है। दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है हमारा समताप मंडल। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? समताप मंडल में अवस्थित है। समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। क्या कहा हमने? 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन परत पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी अधिकतम ऊंचाई, ओजोन की अधिकतम ऊंचाई है तो वो 55 किमी है। 55 किमी की ऊंचाई तक ओजोन गैस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन ओजोन परत का संकेंद्रण जो है वो आपको 15 से 35 के बीच में ही देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत घुमा फिरा के पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये संख्या भी आपको याद रखनी है, बाकी जैसा ऑप्शन में आए उसके हिसाब से देखना होगा आपको। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सातवां हमारा प्रश्न है, सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है? कौन करता है दोस्तों? सूरज से निकला हुआ जो विनाशकारी रेडिएशन है उससे कौन रक्षा करता है? ट्रोपोस्फियर, आइनोस्फियर, ओजोन की परत करती है या फिर धुंध करती है? दोस्तों कौन करता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ओजोन की परत। आई होप ये सभी का सही होगा। दोस्तों ये पराबैंगनी जो किरणें हैं सूर्य से आती हैं उनके दुष्प्रभावों से हमें बचाने का कार्य करता है। अभी हमने बात भी की थी, ओजोन जो परत है वो 15 से 35 किलोमीटर तक आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। आठवां हमारा प्रश्न है, समताप मंडल में ओजोन परत का अर्थ है।
अर्थ है, यानी यहाँ पर आप इसमें पूछ सकते हैं कार्य क्या है, यहाँ पर कार्य भी ले सकते हैं। क्या है? भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आवृत्ति को घटाना, मानसून की विफलता से बचाना, या फिर भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को थामना। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हमारा है नंबर 4, भूतल पर पराबैंगनी जो विकिरण है उनको गिरने से रोकता है। दोस्तों ये हमने पिछले प्रश्न में भी बात की थी। अगला हमारा प्रश्न है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्न स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए कौन सा उत्तरदायी है दोस्तों? कौन सा है? क्षोभ मंडल है, समताप है, मध्य है, या फिर आयन मंडल है? कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर? ये आयन मंडल है दोस्तों, ये काट लेना। आयन मंडल है, या फिर मध्य है, या संताप है, या फिर क्षोभ है? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा आयन मंडल। आयन मंडल से ही ये जो किरणें हैं, विक्षेपण है, वो होकर के आता है। दोस्तों रेडियो तरंगों का विक्षेपण जो है वो आयन मंडल से होता है। बात करें अगले प्रश्न की। 10वां हमारा प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है? क्षोभ है, तापमंडल है, बहिर्मंडल है, या फिर आयन मंडल है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा वो है आयन मंडल। आयन मंडल जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। दोस्तों ये काटना होगा आपको। आयन मंडल है जो वो इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। आयन मंडल क्यों? देखिए इस मंडल में जो घटित होने वाली, आयन मंडल में जो घटित होने वाली प्रमुख जो क्रियाएं हैं वो जो हमारे ब्रह्मांड से कॉस्मिक रेज जो निकलती है उनका ही परिलक्षण जो है उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के रूप में, जिसे हम कहते हैं अरोरा बोरियोलिस, और दूसरा नाम आता है अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अरोरा बोरियोलिस जो है वो हमारी उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश है, और ये जो है वो हमारा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, बेतार संचार पृथ्वी को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ये पीछे का प्रश्न है और आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर? क्षोभ है, ताप है, बहिर्मंडल है, या फिर आयन मंडल है? कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा वो है आयन मंडल। आयन मंडल से ही देखिए बेतार संचार जो है वो संभव हो पाता है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं, इसीलिए इसे आयन कहते हैं। ये क्या करते हैं? रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित कर देते हैं। इसी के कारण जो है जो बेतार संचार जो है वो संभव हो पाता है। दोस्तों आगे बात करें, समताप सीमा पर औसत तापमान कितना रहता है? हमें बताना है समताप सीमा पर औसत तापमान कितना रहता है। 43 डिग्री रहता है, -50 डिग्री रहता है, 100 डिग्री रहता है, या फिर 0 डिग्री रहता है। समताप सीमा पर औसत तापमान कितना रहता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 0 डिग्री। 0 डिग्री रहता है। बात करें अगले प्रश्न की, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? हमें बताना है इनमें से सबसे नीचे की परत कौन सी है। अच्छा प्रश्न है और लेकिन आसान है। कौन सा होगा? अलग तरीके से पूछा गया है। इसका सही आंसर है हमारा क्षोभ मंडल। ये रीट में पूछा गया प्रश्न है। बात करें अगले प्रश्न की, वायुमंडल के निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? आई होप ये सभी निकाल ही देंगे, बिल्कुल सही होगा सभी का। कौन सा है दोस्तों बादल विहीन? तो सही आंसर हमारा समताप मंडल ही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में मिलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कम आप इसको ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, या फिर ऑक्सीजन है? दोस्तों कौन सी है? कौन सी है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। 16वां हमारा प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? हमें बताना है। पृथ्वी गर्म हो जाएगी, समुद्र तल घट जाएगा, ध्रुवों पर बर्फ पिघलेगी, या फिर वायु ताप बढ़ जाएगा? क्या होगा दोस्तों? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? हमें बताना है क्या घटित नहीं होगा। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्या घटित नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों? पृथ्वी गर्म हो जाएगी, समुद्र तल घट जाएगा, ध्रुवों पर बर्फ पिघलेगी, या वायु ताप बढ़ जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है समुद्र तल घट जाएगा। ये नहीं होगा। समुद्र तल तो क्या होगा? बढ़ेगा ही ना। पृथ्वी गर्म होगी तो ध्रुवों पर बर्फ जो है वो पिघलेगी, तो समुद्र में ही आएगी, वायु ताप भी बढ़ जाएगा। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। 17वां हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? इनमें से सबसे दूर कौन सी है? दोस्तों
कौन सी है सबसे दूर? तो सही आंसर आई होप आपने निकाल लिया होगा, बहिर्मंडल है। सबसे दूर की परत कौन सी है? हमारी बहिर्मंडल है। इनमें से बात करें 18वें प्रश्न की, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? बहुत बार आता है ये प्रश्न। क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है? क्या होगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। बात करें 19वें प्रश्न की, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? जो सक्रिय नहीं है, अक्रिय गैस की अपनी बात कर रहे हैं, कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑर्गन। ऑर्गन जो है सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस मानी जाती है। बात करें अगले प्रश्न की, 20वां हमारा प्रश्न है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है किससे? सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी से जो विकिरणें निकलती हैं उनसे, पृथ्वी के अंदर की उष्मा से या फिर पृथ्वी की गति के घर्षण से? वायुमंडल जो मुख्यतः गर्म होता है वो किससे होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हमारा पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण, यानी ये जो गर्म होता है वो पार्थिव विकिरण के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण होता है? पार्थिव विकिरण के कारण ये गर्म होता है हमारा वायुमंडल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है 21वां, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? इनमें से बढ़ते क्रम में कौन सी गैस आती है दोस्तों? कौन सी गैस है? बढ़ते हुए क्रम में हमें बताना है। सबसे पहले सबसे कम है, फिर सबसे ज़्यादा वाली है दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से। यहाँ इसको काट देना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। बताइएगा सही आंसर हमारा क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। बढ़ते क्रम में है दोस्तों, ये बढ़ते क्रम में है। सबसे कम ओजोन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे ज़्यादा फिर ऑक्सीजन है और फिर नाइट्रोजन का नंबर आता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 22वां हमारा प्रश्न है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार हमारे पास में क्या है? ताप है, वायुदाब है, संगठन है, घनत्व है, क्या है दोस्तों? किस आधार पर वायुमंडल को विभिन्न परतों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा तापमान। तापमान के आधार पर इसको बांटा गया है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 23वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? कौन सा मंडल है जिसे संवहन मंडल भी कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर संवहनीय धाराएं निकलती हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल भी कहते हैं। 24वां जो हमारा प्रश्न है वो है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है, कौन सी गैसें पाई जाती हैं? दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एथेन और ऑक्सीजन। कौन सी ऐसी गैसें हैं जो वायुमंडल में मुख्यतः नज़दीक पाई जाती हैं दोस्तों? पृथ्वी के नज़दीक पाई जाती हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी गैसें हैं जो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 25वां हमारा प्रश्न है, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? अधिकतम कितना हो सकता है दोस्तों? मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कितनी है? तो इसका सही आंसर है हमारा 18 किलोमीटर जो है इसकी ऊंचाई अधिकतम मानी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो संबंधित थे वायुमंडल से। वायुमंडल के कुछ और प्रश्नों के विषय में भी अपनी बात करेंगे कल के टेस्ट में, यानी 54 नंबर जो टेस्ट होगा वो वायुमंडल से ही संबंधित है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको यहाँ रोजाना मिलते रहते हैं। रीट का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मिलने वाला है, लगभग आपका हो भी चुका है, आगे भी निरंतर जो आपकी नियमित रूप से क्लासेस चल रही हैं और आगे भी चलती रहेगी दोस्तों। PDF और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyaars.in को लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।